नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में एसीबी ने नगर निगम के हवा महल व अमेर जोन में कार्यरत जमादार राम सिंह यादव को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मकान का पट्टा जारी करने के नाम पर परिवादी से कुल 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी डीआईजी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि आरोपी पट्टा जारी करने के लिए उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप बिछाया और आरोपी को जलेब चौक स्थित शहरी सेवा शिविर में रिश्वत की पहली किश्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने रिश्वत लेने के लिए इतने व्यस्त स्थान को चुना जहां निगम के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। राजस्थान में कम नामांकन वाले लगभग 300 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को पुनः हिंदी माध्यम में संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सूची में जयपुर के 37 और बीकानेर के 7 विद्यालय शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 7 कार्य दिवसों के भीतर इन विद्यालयों की नामांकन स्थिति, स्थानीय आवश्यकता और हिंदी माध्यम शुरू करने के औचित्य पर विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्ताव निदेशालय को भेजें। विभाग का मानना है कि कई क्षेत्रों में अभिभावकों की रुचि आज भी हिंदी माध्यम में अधिक है। प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को विद्यालय के वर्तमान एवं पिछले वर्षों के नामांकन, आसपास मौजूद अन्य विद्यालयों की दूरी, उपलब्ध संकाय और विषयों का आकलन करने के लिए कहा गया है ताकि स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किए गए नकली कानूनी उदाहरणों के उपयोग को अत्यंत खतरनाक बताते हुए इसे भोपाल गैस त्रासदी जैसा गंभीर मुद्दा करार दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधी की बेंच ने कहा कि एआई द्वारा निर्मित मनगढ़ंत फैसलों को कोर्ट में असली बताकर पेश करना न्याय व्यवस्था के लिए घातक है और ऐसी गतिविधियों के प्रति अदालत को कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। यह टिप्पणी एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड से जुड़े एक दिवालियापन विवाद में सामने आई, जहां एनसीएलटी मुंबई ने अपने फैसले में ऐसे कानूनी मामलों का हवाला दिया था जिनका कोई वास्तविक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी नकली जानकारी न केवल न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करती है बल्कि अदालत के फैसलों पर आम जनता के भरोसे को भी कम करती है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में खाद व कीटनाशक इकाइयों से कार्रवाई का डर दिखाकर वसूली करने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शाहपुरा के पास नेशनल हाईवे पर एक सरकारी गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें सवार कृषि अधिकारियों के पास से भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद हुई। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि कृषि अधिकारी महेश कुमार मीणा के बैग से 1,48,500 रुपये और चंदाराम गुर्जर के बैग से 1,15,000 रुपये जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान गाड़ी में भगवान सहाय यादव और चालक रमेश चंद्र भी सवार थे। भिवाड़ी और कोटपुतली बहरोड क्षेत्र की इकाइयों से की गई यह कथित वसूली के बाद एसीबी ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी भुगतान तंत्र के पूरी तरह ठप होने का दावा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। गहलोत ने पत्र में गंभीर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों और वेंडर्स को भुगतान नहीं होने पर सवाल उठाए। गहलोत ने पत्र में लिखा कि सरकारी भुगतान तंत्र जिस तरह ठप पड़ चुका है उसे लेकर मैं गहरी चिंता के साथ यह लिख रहा हूं। यह किसी एक विभाग या किसी एक योजना की समस्या नहीं है। प्रदेश के इतिहास में वित्तीय कुप्रबंधन का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा गया। कर्मचारी, पेंशनभोगी, दुर्घटना पीड़ित परिवार, अस्पताल, दवा विक्रेता, छोटे ठेकेदार, लगभग हर वर्ग आज अपने वाजिब भुगतान के लिए भटक रहा है। बीकानेर में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा किशनदान चारण नियमों की अनदेखी के आरोपों में घिर गए हैं। मामला एक ऐसी अध्यापिका की पोस्टिंग से जुड़ा है जो पिछले 11 वर्षों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रही थी। नियमों के अनुसार इतने लंबे समय तक गायब रहने वाले कर्मचारी के खिलाफ सेवा मुक्ति या कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन डीईओ पर आरोप है कि उन्होंने कार्रवाई के बजाय अध्यापिका को शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पोस्टिंग दे दी। संजीव यादव की शिकायत के बाद सचिवालय के निर्देशों पर
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लिया है। निदेशालय ने बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक को आदेश दिए हैं कि 3 दिनों के भीतर पूरे मामले की गहन जांच कर रिपोर्ट पेश करें और दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तुरंत निदेशालय को भिजवाएं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट यानी BVG रामजी को लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत मजदूरी की संशोधित दरें प्रभावी हो गई हैं, जिसके अनुसार अब अनुसूचित मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। योजना में राष्ट्रीय औसत मजदूरी को पूर्व में 298 रुपये 8 पैसे से बढ़ाकर 327 रुपये 4 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है, जो कि 10% से अधिक की वृद्धि है। साथ ही अब रोजगार गारंटी को भी बढ़ाकर 125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन 21 राज्यों को सीधा लाभ होगा जहां मजदूरी 300 रुपये से कम थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सर्वाधिक 24.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भी इससे मजदूरी दरों में बड़ा सुधार हुआ है। झूठी FIR दर्ज कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त कानूनी अभियान छेड़ दिया है। यदि जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो पुलिस केवल FIR लगाकर चुप नहीं बैठेगी, बल्कि झूठी कहानी गढ़ने वाले को अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की मजबूत पैरवी के चलते 1 जून से 28 जून 2026 के बीच प्रदेश भर में 75 मामलों में झूठी शिकायत करने वालों को अदालत ने सजा और जुर्माना सुनाया है, जबकि 1870 अन्य मामलों में अदालतों ने संज्ञान लेकर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत रंजिश या विवादों में पुलिस तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नागौर जिला झूठी शिकायतों पर संज्ञान दिलाने में प्रदेश में शीर्ष पर है। वहीं हनुमानगढ़ पुलिस ने सबसे अधिक दोषियों को अदालत से सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। नई दिल्ली में वजन घटाने वाली नकली दवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी गुरुग्राम में क्यूरेस्ट साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां से फेसबुक विज्ञापनों के जरिए देश भर की महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। कॉल सेंटर में कर्मी फर्जी डाइटिशियन और डॉक्टर बनकर महिलाओं को महंगे पैकेज और दवाओं का झांसा देकर उनसे नगद रकम वसूलते थे। सूरत की एक महिला से 1 करोड़ 77 लाख रुपए की ठगी के बाद यह मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार गिरोह पिछले 4 वर्षों से करीब 80 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है और हर महीने 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा रहा था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य संचालकों की तलाश जारी है। पुलिस वित्तीय ट्रेल और गिरोह के अन्य सदस्यों की गहन जांच कर रही है। भिवानी के चिड़ियाघर रोड निवासी बलवान सिंह से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बिहार निवासी शत्रुघ्न ने उन्हें राजस्थान में एक ध्यान योग केंद्र के बाबा आनंद स्वामी से मिलवाया, जिसने अपनी शक्तियों से रुपए कई गुना करने का झांसा दिया। बाबा ने बड़े अफसरों और मंत्रियों का नाम लेकर पीड़ित को सम्मोहित किया और विदेश से हवन सामग्री मंगवाने के नाम पर उनसे 1 करोड़ 49 लाख रुपए नगद, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और ऑनलाइन माध्यम से लाखों रुपए ऐंठ लिए। कुल 5 करोड़ रुपए की ठगी के बाद आरोपियों ने पीड़ित को धर्म परिवर्तन की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोपियों के नेटवर्क और उनके द्वारा अन्य लोगों से शिकार बनाने की संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है। चूरू जिले के तारानगर के 1200 वर्ष पुराने शीतलनाथ जैन मंदिर से हुई 34 करोड़ रुपए के 17 अष्टधातु मूर्तियों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर बदमाशों नित्यानंद बासनी, विनोद शर्मा और इसराइल भटियारा को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है। SP निश्चय प्रसाद M ने बताया कि मास्टरमाइंड 76 वर्षीय नित्यानंद खुद को कैंसर पीड़ित बताकर पिछले 6 वर्षों से मंदिर की रैकी कर रहा था। आरोपी दिल्ली और मथुरा निवासी हैं। 28 जून की रात गिरोह ने मंदिर के ताले काटकर मूर्तियों पर हाथ साफ किया था। CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने मथुरा से आरोपियों को दबोचा और उन्हें कोर्ट में पेश कर 6 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। पुलिस इस गिरोह के अन्य संभावित कनेक्शनों की भी जांच कर रही है।